दिस इज कुणाल एंड वेलकम टू लर्न विद कुणाल। हम पढ़ रहे थे हमारा 7th लेसन टर्शरी एंड क्विटरनरी एक्टिविटीज के बारे में। टर्शरी एंड क्विटरनरी एक्टिविटीज यानी तृतीय क्रम चतुर्थ क्रियाकलापों के बारे में। इसमें हमने सबसे पहला टॉपिक व्यापार एवं वाणिज्य पढ़ लिया था। व्यापार एवं वाणिज्य, इसमें हमने ग्रामीण विपणन केंद्र, नगरीय विपणन केंद्र, थोक व्यापार यानी होलसेलर और रिटेलर, फुटकर व्यापार के बारे में भी पढ़ा था। आज हम भंडारों के बारे में भी पढ़ा था और आज हम डिस्कस करेंगे हमारा सेकंड टॉपिक परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। सेकंड टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्यों होता है, किस लिए होता है, उससे वस्तुओं को ले जाने के लिए क्या उस पर इफेक्ट पड़ते हैं, उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, निर्णायक कारक कौन कौन से, इनके बारे में हम आज परिवहन के अंतर्गत यानी ट्रांसपोर्टेशन के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो हम बात कर ले, यहाँ पे लिख देते हैं परिवहन। हमारा सेकंड टॉपिक हो गया परिवहन। परिवहन एक ऐसी सुविधा है जिससे व्यक्तियों, विनिर्मित माल और संपत्ति को भौतिक रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। तो इसमें किस किस को, व्यक्तियों यानी हम बस टैक्सी के माध्यम से देख सकते हैं, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। फिर विनिर्मित माल कौन सा हो गया, जो कच्चे माल से फैक्ट्रियों में जाकर जो वापस बनता है, जो हमने देखा द्वितीय क्रियाकलापों में बनता था, जो फैक्ट्रियों के माध्यम से उत्पादित किया जाता था, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक। और संपत्ति में हम क्या मान सकते हैं, तो किसी व्यक्ति की कोई सामान है, किसी व्यक्ति का पर्सनल सामान है, ये सभी संपत्ति में आ जाता है। और इसमें कई भी हो सकते हैं, जैसे कच्चा माल भी ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा, यानी इनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, दूसरे स्थान तक ले जाना, यही क्या है, ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन है। यह मनुष्य की गतिशीलता की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक संगठित उद्योग है। ये क्या है, एक संगठित उद्योग है। संगठित उद्योग है। हम देखते हैं कि यहाँ पे एक शब्द है गतिशीलता। गतिशीलता इसलिए है क्योंकि हम देखें तो जब वो टाइम नहीं था जब मोटरसाइकिल नहीं थी, मोटर से चलने वाली गाड़ियां नहीं थी, उस समय पर बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, हाथी गाड़ी चलती थी। उस समय लोग धीरे धीरे यात्रा करते थे। जो यात्रा घोड़ा गाड़ी के द्वारा या फिर बैलगाड़ी के द्वारा 9-10 घंटे में क्लियर होती थी, वो आज के जमाने में 1-2 घंटे में मोटर गाड़ी के द्वारा क्लियर हो जाते हैं, यानी हम वहां तक पहुंच जाते हैं। इसलिए इसे एक संगठित उद्योग भी कहा गया और इसे गतिशील उद्योग भी कहा गया, क्योंकि धीरे धीरे व्यक्ति इसमें प्रोग्रेस कर रहा है। क्योंकि सबसे पहले बैलगाड़ी थी, फिर आई मोटर गाड़ी, अब हम देखें तो बुलेट ट्रेन आ गई है। इसके बाद अब भी एक नई टेक्नोलॉजी हाइपरलूजिशन, चुंबकीय प्रभाव से गाड़ियां चलेंगी, जो एक पाइप के माध्यम से ट्रांसपोर्टेशन होगा। और इसके बाद अभी एक नई योजना चली है जिसमें इलेक्ट्रिक हाईवे बनाया जा रहा है, जिससे ट्रांसपोर्टेशन सस्ता हो जाए और जल्दी चले जाए। जो 120 की स्पीड से अभी दिल्ली से लगाकर मुंबई तक इंडस्ट्रियल एरिया में बन रहा है। अब इसमें तीसरा टॉपिक देखते हैं, तो आधुनिक समाज, जो वर्तमान में जो अभी न्यू जनरेशन है, वो इस माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए बहुत कोशिशें कर रही है और ये धीरे धीरे स्पीड इसकी बढ़ भी रही है, यानी प्रत्यक्ष रूप से भी यह बढ़ रहा है। तो इसका वितरण पहले आएगा उत्पादन, किसी वस्तु का उत्पादन, वितरण व उपभोग। सबसे पहले उत्पादन होता है, फिर उसके बाद वितरण होता है, फिर उपभोक्ता द्वारा उसका उपभोग होता है। और इसके लिए क्या किसकी जरूरत होती है, तीव्र व सक्षम परिवहन, यानी जो परिवहन फटाफट कोई भी कार्य स्पीड से कार्य कर ले और वहां तक पहुंच जाए, और सक्षम यानी अच्छे तरीके से उस माल को संभाल कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा दे, तो वह हो जाएगा तीव्र एवं सक्षम परिवहन। और ये न्यू जनरेशन के लिए बहुत ही अच्छी चीज कहला सकती है। इसके बाद हम देखें तो एक जटिल अवस्था है जिसमें प्रत्येक पदार्थ का मूल्य अत्यधिक बढ़ जाता है। यानी हम देखें तो इसमें जो प्रोडक्ट एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, जो प्रोडक्ट होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान, तो उनका जो मूल्य होता है वो बढ़ जाता है। और मूल्य कैसे बढ़ जाता है,
तो हम आज एक उदाहरण दे, जैसे कि केरला से अगर नारियल आता है जो 5 रुपए, केरला से एक नारियल कहाँ पे आता है, दिल्ली आता है। अब केरला में इसकी प्राइस है 5 रुपए, तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा होगा उस हिसाब से जो इसका जो खर्च होगा उसको निकाल के यहाँ पे ये पहुंचेगा लगभग 6 से 7 रुपए तक, पर नारियल 1 रुपया बढ़ जाएगा। तो इस हिसाब से हम यानी इसका मूल्य जैसे कि 5 रुपए है तो अगर 7 रुपए हो गया तो ये 40% बढ़ गया लगभग, तो 40% इसमें ये जो इसका मूल्य है वो बढ़ जाएगा। तो इसके कारण ये चीजें अत्यधिक महंगी हो जाएगी, इसका ये अर्थ नहीं। इसके बाद आता है परिवहन के 3 रूप, परिवहन दूरी के 3 रूप, जो इसकी दूरी होती है उसके 3 रूप है। अब ये कौन कौन से, तो इनके बारे में भी हम देख लेते हैं। परिवहन दूरी के 3 रूप। परिवहन दूरी का पहला रूप है किलोमीटर दूरी, इसके बाद है समय दूरी, और तीसरा है लागत दूरी। ये किस पर निर्भर करेगी, तो ये किलोमीटर पर निर्भर करेगी। समय दूरी किस पर, समय पर निर्भर करेगी, और ये जो लागत दूरी है वो लागत के रूप में व्यक्त होगी। अब हम देखें तो इसके निर्णायक कारक कौन कौन से, तो इसके 2 निर्णायक कारक है। किसी भी वस्तु का मूल्य बढ़ेगा या फिर कम होगा तो उसका 1-2 ही निर्णायक कारक है। उसमें पहला आता है समय और दूसरा होता है लागत। निर्णायक कारक तो कौन सा, पहला हो गया ट्रांसपोर्टेशन में 2 निर्णायक कारक होंगे, कौन कौन से, समय और लागत, ये 2 इसके निर्णायक कारक होते हैं। इसके बाद आता है परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कौन कौन से ऐसे कारक है जो परिवहन को इफेक्टेड करते हैं। तो हम इसके बारे में देख लेते हैं कि परिवहन को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। प्रभावित करने वाले कारक, तो इसमें पहला कारक आ रहा है मांग, और दूसरा है मार्ग। मांग यानी डिमांड, और मार्ग यानी रोड। अब इसके बारे में हम मांग, तो मांग कैसे प्रभावित करती है, तो परिवहन के लिए मांग जनसंख्या के आधार पर निर्भर करती है। अब जहां पर जनसंख्या अधिक होगी तो वहां पर हर वस्तु की मांग भी अधिक हो जाएगी, और वहां पर जो मांग अधिक होगी तो उसका मूल्य भी बढ़ जाएगा, और जहां पर जनसंख्या कम है तो वहां पर उसकी मांग भी कम हो जाएगी। जनसंख्या का अगर जितना बड़ा होगा परिवहन की भी मांग उतनी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जनसंख्या का आकार जितना बड़ा होगा परिवहन की भी मांग बढ़ेगी, और प्रोडक्ट जो होते हैं उनकी भी मांग बढ़ जाएगी। ये हो गया मांग का। और सेकंड हो गया मार्ग। मार्ग को किस प्रकार प्रभावित करता है, तो जो परिवहन के जो मार्ग होते हैं वो परमानेंट एक जैसे ही रहते हैं, यानी एक ही रूट से वह सभी चीजें जाती है। एक सुनिश्चित फिक्स रूट होता है। क्या होता है, फिक्स रूट, जिसके माध्यम से यह ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब हम देखें तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन है यह नहरों, कस्बों, गांवों, शहरों और औद्योगिक केंद्रों के माध्यम से ये होता रहता है, और इसके अंतर्गत कच्चा माल का प्रवाह भी होता है। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन का जो रूट होता है उसमें भी कई सारी बाधा आती है, जिनको दूर करने के लिए मुद्रा भी अधिक लगती है, यानी इसमें लागत भी कभी कभी अधिक लगती है। लागत अधिक कैसे लगेगी, तो हम देखिए यदि कोई पार्सल है जो एक नॉर्मल समतली क्षेत्र में पहुंचाना है और पार्सल है जो पहाड़ी क्षेत्र में पहुंचाना है, तो जो समतली क्षेत्र है वहां पर ट्रांसपोर्टेशन आसानी से हो जाएगा। जो समतल क्षेत्र है वहां पर ट्रांसपोर्टेशन आसानी से हो जाएगा, लेकिन जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन ले जाने में दिक्कत होगी, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पे आने में फ्यूल भी अधिक जाएगा और उससे कठिनाई आएगी। तो उससे कठिनाई से क्या होगा, इसका जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाएगी, इसकी जो लागत है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जो परिवहन की लागत है वो इंक्रीज हो जाएगी, जिसके कारण यहाँ पर मूल्य भी इसका बढ़ जाएगा। तो इसी कारण इसको मार्ग भी इसको प्रभावित करता है। इसके बाद आता है हमारा ये परिवहन का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है।
अब हम बात करेंगे कम्युनिकेशन के बारे में, संचार के बारे में। इसके बाद आता है हमारा व्यापार वाणिज्य हो गया, परिवहन हो गया, अब आता है संचार, कम्युनिकेशन। संचार संचार सेवाओं में शब्दों और संदेशों, तथ्यों एवं विचारों का प्रेषण सम्मिलित है। किन किन का प्रेषण सम्मिलित है? तो शब्दों, विचारों व तथ्यों का प्रेषण सम्मिलित है। जहां पर परिवहन जाल तंत्र विकसित होता है वहां पर संचार सेवाओं का विस्तार सरल होता है। यानी जहां पर परिवहन जाल तंत्र, जहां पर एक स्थान, जैसे कि हम टावर जहां पे लगे होते हैं वहां पर, इसको आसान भाषा से, जहां पे टावर लगे होते हैं वहां पे संचार सेवाओं का आदान प्रदान भी आराम से हो जाता है। मोबाइल, दूरभाष और उपग्रह जैसे कुछ विकासों ने संचार को परिवहन मुक्त बना दिया है। अब पहले क्या होता था, पहले के समय में क्या होता था, पहले जो संचार होता था, संचार जो है वो परिवहन के माध्यम से होता था। किसके माध्यम से होता? परिवहन की बहुत बड़ी भूमिका रहती थी पहले, वर्तमान में भी रहती है, लेकिन उसकी जो आवश्यकता है वो कम कर दी। अब हम पहले क्या लिखते थे, लेटर लिखते थे किसी भी कार्य को करवाने के लिए, या फिर डाक पोस्ट में डाक डालते थे जिसके माध्यम से वो वस्तु उसके पास पहुंच जाए। लेकिन अभी वर्तमान में क्या हो गया है कि यह सभी कार्य, इसमें 90% कार्य क्या हो जाते हैं, मोबाइल के द्वारा हो जाते हैं, फोन पर बात करके हो जाते हैं, या फिर ऐसे कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसके व्हाट्सएप है, ट्विटर है, उसके माध्यम से लोगों तक पहुंचा दिए जाते हैं, जिसके माध्यम से यह संचार परिवहन मुक्त हो चुका है। संचार क्या हो गया? परिवहन मुक्त। पहले क्या था? परिवहन युक्त संचार था, अब परिवहन मुक्त हो गया। लेकिन आज भी हर देश में लगभग हम देखें, पूरे संसार में आज भी हम देखें तो कोई सरकारी कागज है, कोई पैन कार्ड है, आधार कार्ड बनवाया, तो वह भी डाक के द्वारा ही आज भी हमारे घरों तक आता है। यानी जो भी प्रोडक्ट हम, प्रोडक्ट तो नहीं कह सकते, जो भी हम हमारी एसेंशियल जो सर्विसेज है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सभी चीजें हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, और ये सभी डाक के माध्यम से पूरे संसार में आज भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर डाकघरों के माध्यम से पहुंचाई जाती है। यानी इसका अभी भी वर्तमान में क्रेज चालू है, डाकघरों के माध्यम से पूरे संसार में वर्तमान में भी पहुंचाई जाती है। या फिर प्रचलन है। इसलिए परिवहन आज भी इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका बना हुआ, पर इसके महत्व को, जो संचार है उसमें मोबाइल, दूरभाष और दूरदर्शन और जो अंतरिक्ष में जो सैटेलाइट्स, उपग्रह है, उनके माध्यम से ये सभी परिवहन का कार्य वो कम हो चुका है। अब हम बात करते हैं, इसके बाद ये हो गया संचार। अब हम देखते हैं दूरसंचार, टेलीकम्युनिकेशन के बारे में। कम्युनिकेशन क्या है? दूरसंचार, टेलीकम्युनिकेशन। दूरसंचार का प्रयोग विद्युतीय प्रौद्योगिकी के विकास से जुड़ा हुआ है। संदेशों को भेजे जाने की गति के कारण इसमें संचार में क्रांति ला गई है। यानी इसमें जो संदेश होते हैं वो तीव्र गति से, संदेश जो होते हैं वो तीव्र गति से पहुंच जाते हैं। जो प्राप्त करने वाला इंसान है वो तीव्र गति से प्राप्त कर लेता है, और इसी के कारण क्या हो गया, संचार में क्रांति आ गई। वर्तमान में संचार में क्रांति आ गई है। हम देखें तो हर जगह पर अभी डिजिटल युग चल रहा है, जहां पर हर व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर मैसेज करके सेकंडों में ही अपने जवाब प्राप्त कर लेता है। इसी के माध्यम से सभी कार्य हो रहे हैं। पहले क्या होता था कि किसी पत्र को लिखते, एक लेटर आज लिखा है, 1 तारीख को लिखते थे कोई लेटर, तो उस व्यक्ति के पास 1 सप्ताह में पहुंच जाता है। कितना टाइम लगता है? 1 सप्ताह लगता था। लेकिन आज अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर उसको अगर मोबाइल से मैसेज करते हो तो वो सिर्फ कुछ मिनटों या फिर सेकंडों में, कुछ मिनटों व सेकंड में उस प्रेषक के पास पहुंच जाता है। यानी इतना स्पीड यह कार्य हो गया है। किसके माध्यम से? टेलीकम्युनिकेशन के माध्यम से। मोबाइल जैसी उन्नति ने किसी भी समय कहीं भी संचार को प्रत्यक्ष यानी सीधा कहीं पे भी हम मैसेज करना तो सीधा कर सकते हो, तत्काल यानी तुरंत बना दिया है। ये सभी सुविधाएं आम आदमी में भी पहुंचने लगी है। हम देखें तो आज हर गांव में, जैसे कि हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के भी लगभग हर गांव में हर व्यक्ति के पास एक स्मार्टफोन, एंड्रॉइड फोन
है। तो उसके माध्यम से देख सकते हैं ये सुविधा जो वो आम आदमी तक भी पहुंचने लगी है। तार प्रेषण, मोर्स कोड, टेलेक्स आज लगभग भूतकाल की वस्तु। ये जो भूतकाल, अब हम एग्जाम में ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि भूतकाल की टेलीकम्युनिकेशन के साधन कौन कौन से, भूतकाल के दूरसंचार कौन कौन से थे, ये हम टेलीकम्युनिकेशन के साधन कौन कौन से थे। तो इसमें हम पहले लिखेंगे प्रेषण, तार प्रेषण, सेकंड था मोर्स कोड, और थर्ड है टेलेक्स। ये तीनों जो है वो पुराने दूरसंचार टेलीकम्युनिकेशन के साधन थे जो भूतकाल में चलते थे, लेकिन अभी इसका प्रचलन एकदम न के बराबर हो चुका है। रेडियो और दूरदर्शन भी समाचार एवं चित्रों और दूरभाष कालों को पूरे विश्व में विस्तृत श्रोताओं को प्रसारण करते हैं, जिन्हें जनसंचार माध्यम कहते हैं। अब रेडियो और दूरदर्शन का भी क्रेज अभी थोड़ा मोबाइल आने से डाउन हो चुका है, परंतु ये अभी भी कहीं कहीं पर चल रहा है, जिसको क्या कहते हैं, जनसंचार माध्यम कहते हैं। उपग्रह संचार पृथ्वी और अंतरिक्ष से सूचना का प्रसारण करते हैं। जो उपग्रह होते हैं, सैटेलाइट जो होते हैं, वो क्या करते हैं, पृथ्वी और जो अंतरिक्ष से जो सूचना आती है वो हमारे मोबाइल या फिर टीवी पर प्रसारण करते हैं। और इंटरनेट में विकसित संचार तंत्र में वास्तव में क्रांति लाई। जो इंटरनेट है, इंटरनेट ने क्या किया है, पूरे संचार तंत्र में क्रांति ला दी। किस प्रकार, तो आज हम देखें तो हर व्यक्ति इस क्रांति के मध्य जूझ रहा है, क्योंकि आज हम छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा व्यक्ति को देखें तो वो हर कार्य को संचार के माध्यम से करता है। यदि किसी को कुछ चीज पहुंचानी है तो भी उसके लिए संचार यानी कम्युनिकेशन, उसको कॉल कर देगा, ये कार्य करेगा। आज हम जैसे कि ऑनलाइन हम पढ़ भी रहे हैं तो वो भी एक संचार का ही माध्यम कहलाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपने भावों को, अपने विचारों को व्यक्त करना भी एक संचार का ही माध्यम है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि आज की न्यू जनरेशन में ये जो संचार है इसमें क्रांति आ गई है। अब आता है हमारा चौथा आता है हमारा सेवाएं। थर्ड है हमारा संचार, इसके बाद चौथा आ जाता है हमारी सेवाएं। ये सेवाएं किस प्रकार की है, जिसमें शारीरिक श्रम किया जाता है, मानसिक श्रम किया जाता है, कैसी कैसी सेवाएं हैं, इनके बारे में हम देखते हैं। और इसी के साथ ही सेवाओं के साथ हमारी टर्सरी एक्टिविटीज खत्म हो जाएगी और इसके बाद हम चतुर्थ क्रियाकलाप के बारे में देखेंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पे चौथा सेवाएं। अब ये सेवाएं कौन कौन सी, इनके बारे में हम देख लेते हैं। सेवाएं विभिन्न स्तरों पर पाई जाती है। कुछ सेवा उद्योगों से चलती है तो कुछ समाज को और उद्योगों दोनों को चलाती है। यानी कुछ सेवाएं जो होती है, कुछ सेवाएं उद्योगों को चलाती है तो कुछ किसको चलाती है, मनुष्य को चलाती है या फिर समाज को चलाती है। इसी प्रकार कुछ सेवाएं जो होती है वो इन दोनों को चलाती है। कुछ सेवाएं इन दोनों को चलाती है। यही है सेवाओं की प्रधानता है। अब हम देखें तो ये जो सेवाएं है ये कौन कौन सी है, तो ये किन किन को चलाती है, तो इसमें कौन कौन से, परिवहन तंत्र आ गया, जो एक सेवा में आता है। पंसारी की दुकान, ग्रोसरी, हमारे क्षेत्र में हम देखें तो आज हर गांव में लगभग एक ग्रोसरी की दुकान है, तो इसमें हम लिख सकते हैं परिवहन तंत्र पहला। इसके बाद आ गया पंसारी की दुकान या फिर ग्रोसरी की दुकान, जहां पर दैनिक जीवन की वस्तुएं मिलती है, जो खाने पीने की वस्तुएं वो मिलती है। तो हम लिखते हैं यहाँ पर पंसारी की दुकान। जो पंसारी नहीं समझ सकते वो ग्रोसरी या फिर दैनिक जीवन की वस्तु, किराना की दुकान हम कह सकते हैं, जो रिटेलर के रूप में होती है। इसके बाद हम देखते हैं लेखाकार। लेखाकार भी एक सेवा के रूप में, अध्यापक भी एक सेवा देता है। और इसके पश्चात परामर्शदाता, नीति निर्धारक, के भी नीति निर्धारक नहीं होगा लेकिन परामर्शदाता भी इसमें आ सकता है। इसमें अध्यापक भी लिख सकते हैं। ये सभी सेवा के बदले अपना पैसा जो होते हैं वो सैलरी जो प्राप्त करते हैं। सेवाएं भुगतान कर सकने वाले व्यक्तिगत उपभोक्ताओं को प्राप्त होती है। किसको प्राप्त होती है, तो ये व्यक्तिगत उपभोक्ताओं को प्राप्त होती है। उपभोक्ताओं को प्राप्त होती है, प्राप्त होती है।
जिसमें दो प्रकार की सेवाएं होती है। जो एक जो होती है वो शारीरिक श्रम द्वारा की जाती है। किसके माध्यम से की जाती है? शारीरिक श्रम द्वारा। और एक जो होती है वो मानसिक श्रम द्वारा की जाती है। यानी शारीरिक श्रम यानी शरीर के बल से जो कार्य होता है वो, और मानसिक यानी दिमाग से लगाकर स्मार्ट वर्क, हम इसको स्मार्ट वर्क भी कह सकते हैं। शारीरिक श्रम कौन कौन करता है? तो हम देखें माली जो होता है शारीरिक श्रम करता है। इसके बाद धोबी भी कपड़े धोता है, तो शारीरिक श्रम के माध्यम से ही होता है। इसके बाद नाई अपने हाथों के माध्यम से ये कार्य करता है। और मानसिक श्रम में क्या हो गया? तो इसमें सबसे पहले हम लिख सकते हैं अध्यापक, टीचर। इसके बाद एडवोकेट, वकील। इसके बाद हो सकता है चिकित्सक, डॉक्टर हम कहते हैं। ये सभी मानसिक श्रम करते हैं, जिसके माध्यम से इनको धन प्राप्ति होती है। और इसमें भी कई सारी सेवाएं, अलग अलग प्रकार की सेवाएं होती है। श्रम के बारे में हमने देखा, इसमें सेवाएं भी दो प्रकार की है। इसमें एक नियमित सेवा जो निरंतर चलती रहती है, और एक महत्वपूर्ण सेवाएं होती है। तो इनके बारे में भी हम देख सकते हैं कि ये कौन कौन सी सेवाएं हैं। तो पहली है नियमित सेवाएं। नियमित सेवाओं में क्या क्या आ गया? तो महामार्गों का निर्माण, सेतुओं का निर्माण, अनुरक्षण, अग्निशमन और शिक्षा की पूर्ति, ये सभी नियमित यानी निरंतर चलती रहती है। अब जैसे कि हम शिक्षा की पूर्ति में हम देख लेते हैं, तो एक क्लास गए, दूसरी जो 11th में वो 12th में आ गए, जो 9th में वो 10th में, यानी शिक्षा की पूर्ति तो निरंतर होती रहती है। इसके बाद महामार्ग और सेतुओं का निर्माण, जिसके रास्तों का निर्माण हो रहा है, कभी कार्य बंद नहीं होते, निरंतर चलते रहते हैं। एक स्थान पर पूरा होता है, दूसरे स्थान पर वहां पर निर्माण चालू हो जाता है। इसके बाद अग्निशमन, फायर ब्रिगेड, जो कहीं पर भी अब वो नियमित है, वहां पे जरूरी है, क्योंकि अगर अचानक ये कार्य हो सकते हैं, जैसे कि पर अचानक आग लग गई तो उसके लिए फायर ब्रिगेड को बुलाएंगे। तो इसमें हम लिख सकते हैं अग्निशमन। इसके बाद हम महत्वपूर्ण शिक्षा की पूर्ति लिख देते हैं, एक दो टॉपिक्स लिख देते हैं, इतना कोई महत्वपूर्ण नहीं है, पर एग्जाम में इससे के बारे में भी कभी कभी पूछ लेता है। इसके बाद है अनुरक्षण करना, ये सभी नियमित सेवाओं में आ गए। इसके बाद दूसरा है इसमें महत्वपूर्ण सेवाएं। महत्वपूर्ण सेवाएं कौन कौन सी? तो महत्वपूर्ण सेवाओं में क्या क्या गया? तो इनका पर्यवेक्षण और निष्पादन सरकार द्वारा व कंपनी द्वारा किया जाता है। इसका जो महत्वपूर्ण सेवा है, महत्वपूर्ण सेवा में हम क्या कह सकते हैं? तो इसमें महत्वपूर्ण सेवाओं में कोई अध्यापक है, ये सभी महत्वपूर्ण सेवाओं में आते हैं। जो परामर्शदाता, स्टॉक ट्रेडर है, ये सभी महत्वपूर्ण सेवाओं में आएंगे। तो इनका जो निष्पादन होता है, निष्पादन किसके द्वारा होता है? सरकार द्वारा होता है, सरकार द्वारा होता है। यह होंगे दो प्रकार की सेवाएं, नियमित सेवाएं और महत्वपूर्ण सेवाएं। राज्य और संविधान में परिवहन, दूरसंचार, ऊर्जा और जलापूर्ति जैसी सेवाओं का विपणन व पर्यवेक्षण और नियंत्रण निगमों द्वारा ही किया जाता है। अब इसमें हम उदाहरण देख सकते हैं, यहाँ पे दिए हुए राज्य और संघ सेवाओं में परिवहन, दूरसंचार, ऊर्जा और जलापूर्ति जैसे कि पावर सप्लाई और पानी का वितरण, ये सभी महत्वपूर्ण सेवाओं में आएंगे, क्योंकि ये डेली रूटीन की सेवाएं हैं। और इनका जो निष्पादन यानी जो संचालन करता होता है वो कौन सा है? निगम या फिर सरकार होती है, नगर निगम बनाते हैं, ये सभी इसमें ही होंगे। अब आगे आता है सेवाएं सरकारी और सहकारी व्यक्तिगत रूप से संपन्न होती है। नगरों के मध्यवर्ती भागों में मिलने वाले व्यापारिक स्थलों को केंद्रीय व्यापार स्थल कहा जाता है। इन नगरों के मध्यवर्ती भागों में मिलने वाले व्यापारिक स्थानों को केंद्रीय व्यापारिक स्थल कहा जाता है। पहले जो नगरों के मध्य में स्थित होते हैं जो व्यापारिक केंद्र, उन्हें केंद्रीय व्यापारिक स्थल कहा जाता है। इसके बाद आता है दैनिक जीवन में कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए लोगों को व्यक्तिगत सुविधा उपलब्ध कराए जाते हैं, यानी उनके जीवन को आसान और सुविधाजनक बनाने के लिए भी एक व्यक्तिगत सेवाएं भी उपलब्ध कराई जाती है। कारीगर रोजगार की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों से प्रवास करते हैं। अब ये भी कारीगर भी एक सेवा के अंतर्गत आते हैं। तो हम यहाँ पे लिखे जो कारीगर होते हैं वो क्या करते हैं? रोजगार के अवसर यानी सेवा प्रदान करने के लिए
दावों से या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान से प्रवास करते हैं, यानी वहां से कई सिटी में चले जाएंगे जहां पर रोजगार का अवसर अधिक हो। घरेलू सेवाओं के लिए नियुक्त जो होते हैं, जैसे कि घरेलू सेवाओं में कौन कौन नियुक्त होते हैं, जैसे मोची, इसके बाद आ गया गृहपाल जो मेड है खाना बनाने वाली, इसके बाद माली आ गया, माली भी घरेलू सेवाओं, और इनका जो भुगतान होता है वो कम होता है, इनको कम भुगतान में कार्य करना, क्योंकि इनका कार्य जो होता है वो कम मेहनत वाला होता है और उनको कम मानसिक श्रम की जरूरत होती है, इसके कारण इनको ज्यादा पेमेंट नहीं की जाती, इनकी सैलरी जो होती है वो कम भुगतान वाली होती है। आज हम देखें तो ऐसे भी कई कार्य सेवाएं जो लोगों को आज भी बहुत महत्वपूर्ण सेवाएं जैसे कि उपभोक्ताओं को प्रदान की जाती है। जैसे कि हम देखें तो मुंबई में आज भी हर रोज जो डब्बा वाला होता है वो 1,75,000 उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई जाती है। मुंबई जो शहर है उसमें लगभग आप लिख दे 1,75,000 को उपभोक्ताओं को डब्बा वाला सेवा उपलब्ध कराई जाती है। ये सेवा का महत्वपूर्ण हम लिख सकते हैं कि वर्तमान में सेवा का महत्वपूर्ण भाग भी हम लिख सकते हैं। यदि कोई उदाहरण देना है तो इसके माध्यम से भी हम दे सकते हैं। यह हो गया हमारा सेवाएं कंप्लीट। इसी के साथ हमारे तृतीय क्रियाकलाप वाला टॉपिक समाप्त होता है। इसमें हम एक छोटा सा एक पॉइंट है, जैसे कि हम देख लेते तृतीय क्रियाकलापों में संलग्न लोग। अब ये लोग कौन कौन से हैं जो इसमें कार्य कर रहे हैं, तो हम देख लेते हैं। अब ये कौन सा लोग, जैसे कि हमने प्राथमिक क्रिया में कौन कार्य करता है, तो इसमें कार्य करते थे ग्रामीण लोग। इसके बाद हम देखे द्वितीय क्रियाकलापों में सेकेंडरी एक्टिविटीज में कौन कार्य करते थे, तो इसमें कार्य करते थे जो नगरीय जो ग्रामीण क्षेत्रों से लोग निवास का रोजगार के अवसर में आते हैं वो कारखानों में कार्य करते, कारीगर काम करते। इसके बाद ये जो तृतीय क्रियाकलापों में ये कौन कौन से है, तो तृतीय क्रियाकलापों में कौन कौन से लोग होते हैं, टर्टियरी एक्टिविटी। तो इसमें आएगा ये जो अधिकांश कार्य ये सेवा कर्मी होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं, सेवा कर्मी होते हैं, जो अपने द्वारा सेवा कर्मी होते हैं जो सेवा प्रदान करते हैं। इसके बाद सेवाएं सभी समाजों में उपलब्ध होती है। वर्तमान में विश्व के विकसित राष्ट्रों में कार्यरत कर्मियों को अधिकांश सर्वाधिक प्रतिशत तृतीय क्रियाकलापों से संबंधित है। जहां पर तृतीय क्रियाकलाप से लोग अधिकतर संबंधित है, क्रियाकलाप से जहां पर अधिक संबंधित है वह उतना ही विकसित होता जाएगा। जैसे कि हम विकसित देशों में देखें तो जो तृतीय क्रियाकलापों में जो लोग होते हैं वो अधिकतर इसमें ही उपलब्ध होते हैं, जबकि विकसित देशों में यह जो संख्या है वो कम है। तो तृतीय क्रियाकलापों में विकसित देशों के कितने लोग हम मान सकते हैं, तो 90% विकसित देशों में कितने प्रतिशत हम कह सकते हैं, तो ये लगभग जो है इसमें दिया गया है अधिक प्रतिशत, जैसे कि हम मान सकते हैं लगभग 60 से 70% लोग वहां पर कार्य करते हैं। और जो विकासशील देश है वहां पर लोग कितने काम करते हैं, देशों में 10% लोग भी इसमें कार्यरत रहते हैं। अब हम देखें इसका एक उदाहरण, तो इसमें उदाहरण में हम यूएसए देख सकते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, जहां पर 75% लोग तृतीय क्रियाकलापों में संलग्न है। यहाँ पे 75% लोग तृतीय क्रियाकलापों में संलग्न है, जिसके माध्यम से यह लोग अपना भरण पोषण और अपनी आवश्यकता की चीजें ले सकते हैं। आर्थिक विकास के साथ साथ तृतीय क्षेत्र में रोजगार की प्रवृत्ति भी बढ़ रही है, जबकि प्राथमिक और द्वितीय क्रिया या फिर क्षेत्रों का महत्व कम हो रहा है। तो क्यों हो रहा है, तो हम आज भी देखें तो हमारे भारत में एक प्रचलन चल रहा है कि सरकारी नौकरी कोई भी व्यक्ति करना चाहता है, यानी वह सेवा में जाना। कोई भी व्यक्ति आज हम पूछे, कोई भी छोटे से छोटा लड़का है, छोटे से बड़ा लड़का, उनको पूछे आज की जो जनरेशन है तो 14 से लगाकर 25-30 तक, तो वो सभी वर्तमान में सेवा में जाना चाहते हैं, यानी गवर्नमेंट नौकरी में जाना चाहते हैं। तो इसके माध्यम से हम देख सकते हैं कि इससे प्राथमिक कार्य ग्रामीण लोग में जो प्राथमिक कार्य करते हैं उनका, और द्वितीय जैसे कि कारीगर है, कारखानों में जो लोग हैं उनकी संख्या में कमी या फिर उनका महत्व कम हो रहा है। संख्या में कमी तो नहीं आएगी क्योंकि जितनी नौकरियां लग रही थी उतनी लगेगी, परंतु उनका महत्व जो है वो कम हो रहा है। तो ये हो गया हमारा तृतीय क्रियाकलापों में संलग्न
लोग। इसके बाद कल हम बात करेंगे पर्यटन के बारे में, और इसके पश्चात हम चतुर्थ क्रियाकलापों के बारे में देख लेंगे, और बस इसी के साथ हमारा लेसन भी कंप्लीट हो जाएगा। अंतिम है पंचम क्रियाकलाप, इसके साथ हमारा लेसन भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद एक लेसन लास्ट बचेगा मानव बस्तियां, क्योंकि हमारे 2 लेसन कट चुके हैं, परिवहन एवं संचार एवं अंतरराष्ट्रीय व्यापार, दोनों लेसन हमारे कट चुके हैं। तो इसी के साथ आज की क्लास बस इतने तक ही। अब रेगुलर क्लासेस चलेंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके जाइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल लर्न विद कुणाल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। जय हिंद।